नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल की यात्रा को दिल्ली पहुंचने में 108 दिन लगे, लेकिन असली परीक्षा 455 दिन बाद है। जी हां दोस्तों, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 108 दिन में दिल्ली पहुंच गई है, लेकिन उनकी असली लड़ाई 2023 में होगी, जब साल की शुरुआत में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव होंगे। अगर देश के आम चुनाव पर नजर डालें तो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उसके लगभग 455 दिन बचे हैं। मई 2024 में यह तय हो जाएगा कि इस देश में किसका शासन होगा। उन्होंने कहा कि यूपीए 2014 से सत्ता से बाहर है और मोदी लहर ने लगातार 2 चुनाव में कांग्रेस को पटकनी दी है। देश में होने वाले आम चुनाव से पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव का सामना करना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 108वां दिन है और अब तक वह देश के 46 जिलों को कवर कर चुके हैं। 3 जनवरी को यात्रा फिर से उत्तर प्रदेश से शुरू होकर हरियाणा, पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर तक जाएगी। राहुल गांधी 26 जनवरी को श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे। अब तक यह यात्रा 2800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को देते हुए कहा कि इन 108 दिनों में राहुल जी के शारीरिक संघर्ष को तो सबने देखा है, साथ ही लोगों ने यात्रा को बदनाम करने की कोशिश भी देखी है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर कोविड का डर पैदा करने के लिए भी निशाना साधा और कहा कि स्वास्थ्य एक गंभीर मुद्दा है, इसे अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तुनिशा सुसाइड केस, शीजान खान 4 दिन की रिमांड पर। शीजान ने 15 दिन पहले ब्रेकअप किया था, लव जिहाद का एंगल नहीं। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में रविवार को को-स्टार शीजान मोहम्मद खान को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। शनिवार को खुदकुशी के कुछ ही घंटे बाद तुनिशा की मां की शिकायत पर शीजान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। रविवार को उसे वसई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। शीजान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। हालांकि शीजान के वकील ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। मुंबई के एसीपी चंद्रकांत जाधव ने बताया कि तुनिशा और शीजान का लव अफेयर चल रहा था। उनका 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ था, जिसकी वजह से तुनिशा ने शनिवार को अपने शो के सेट पर फांसी लगा ली थी। इसके बाद तुनिशा की मां ने उसके को-स्टार शीजान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर हमने उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट B.7 को लेकर आईजीआई एयरपोर्ट पर अलर्ट, सैकड़ों यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग। जी हां दोस्तों, देश में कोविड के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों की सरकारें भी काफी अलर्ट दिख रही है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर खास सावधानी बरती जा रही है। यहां विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना जांच के खास इंतजाम किए गए हैं। सरकार के आदेश के बाद एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग का काम जारी है। आईजीआई यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर रोज आने वाले औसतन लगभग 25,000 यात्रियों में से करीब 2% लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। विदेशों से आने वाले यात्रियों में अगर कोरोना वायरस से संक्रमण के शुरुआती लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन करने की भी व्यवस्था की गई है। जेनेट्रिक्स डायग्नोस्टिक सेंटर के संस्थापक डॉक्टर गौरी अग्रवाल के मुताबिक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर औसतन लगभग 25,000 यात्री आते हैं, जिनमें से 500 यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नेपाल में 6 पार्टियों का गठबंधन तैयार, प्रचंड 2.5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बाद दूसरे दल का नेता प्रधानमंत्री होगा। जी हां दोस्तों, पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने सभी पार्टियों से कहा था कि वो रविवार तक सरकार गठन पर आखिरी फैसला कर ले। दोपहर बाद प्रचंड की पार्टी माओइस्ट सेंटर पार्टी ने 5 दूसरे दलों के साथ गठबंधन का ऐलान किया। समझौते के तहत शुरुआती 2.5 साल तक प्रचंड पीएम रहेंगे। इसके बाद CPN UPL सत्ता संभालेगी। इसके मायने ये हुए कि पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, खास बात यह है कि ये दोनों ही नेता चीन समर्थक माने जाते हैं। प्रचंड और ओली राष्ट्रपति के पास पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके पहले प्रचंड ने सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस को समर्थन देने से इनकार कर दिया, इस गठबंधन को भी छोड़ दिया। 2 साल पहले प्रचंड ओली सरकार का हिस्सा थे। इसके बाद उन्होंने अपने 6 मंत्रियों से इस्तीफे दिलाए और ओली को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में पंकज त्रिपाठी को पहचान पाना मुश्किल, इस दिन रिलीज होगी मैं अटल हूं। दोस्तों एक्टर पंकज त्रिपाठी एक ऐसे कलाकार हैं जो हर किरदार को बखूबी अपना बना लेते हैं। उनके होने से फिल्म में जान आ जाती है। अब जल्द ही वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक में नजर आने वाले हैं। फिल्म से उनका पहला लुक इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जैसा कि सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहा है। इस खास मौके पर पंकज त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वह जल्द ही अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक फिल्म मैं अटल हूं में नजर आएंगे। उन्होंने जो तस्वीर शेयर की उनमें उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। मेकअप और प्रोस्थेटिक्स की मदद से वह हूबहू उन्हीं की तरह लग रहे हैं। फैंस एक्टर का यह रूप देखकर हैरान है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिल्म अगले साल यानी कि 2023 के आखिर में रिलीज होगी। फिल्म से अपना लुक शेयर करते हुए पंकज त्रिपाठी ने लिखा कि अटल जी के व्यक्तित्व को पर्दे पर साकार करने के लिए मुझे संयम से मेरे व्यक्तित्व पर काम करना जरूरी है। यह मैं जानता हूं। फुर्ती और मनोबल के आधार से मैं नई भूमिका को न्याय दे सकता हूं। यह अटल विश्वास मुझे है। मैं अटल हूं। सिनेमाघरों में दिसंबर 2023। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के इस राज्य में मुस्लिम शादियों के लिए अब आधार कार्ड जरूरी, नाबालिग के विवाह पर नपेंगे काजी। जी हां दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने कम उम्र की मुस्लिम लड़कियों की शादी कराने वाले काजियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड को भी सभी शादियों का ब्यौरा ऑनलाइन रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया गया है। काजियों से कहा जा रहा है कि वे यह पहचाने कि दुल्हा दुल्हन बालिग है या नहीं। यदि दुल्हा दुल्हन बालिग हो तो ही निगाह पड़े। सरकार ने यह फैसला नाबालिग लड़कियों की अरब के पुरुषों से शादी किए जाने की शिकायतें मिलने के बाद लिया। सरकार की ओर से बाल विवाह की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए शादी के लिए वर वधू का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही अन्य पहचान पत्र के आधार पर शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खासतौर पर काजियों को आधार कार्ड के आधार पर दुल्हा दुल्हन के बालिग होने या न होने की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने लूट लिया 50 लाख का सोना, 2 हेड कांस्टेबल हुए सस्पेंड। जी हां दोस्तों, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में तैनात 2 हेड कांस्टेबल पर 50 लाख रुपए का सोना लूटने का आरोप लगा है। इनके बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जा सकती है। जानकारी के अनुसार दोनों हेड कांस्टेबल दिल्ली एयरपोर्ट IGI थाने के स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड में तैनात थे। दोनों पर जब 50 लाख रुपए का गोल्ड लूटने का आरोप लगा तो पुलिस के अफसर हरकत में आ गए। दरअसल मस्कट और कतर से कुछ लोग आए, दिल्ली एयरपोर्ट पर आए थे। वह मजदूर हैं जो कथित रूप से अपने मालिक का गोल्ड लेकर आए थे। आरोप है कि पुलिस की टीम ने इन्हें रोका और जांच के नाम पर उनका पूरा सोना छीन लिया। इस घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस द्वारा सोना छिपे जाने की शिकायत की। इसकी शिकायत जैसे ही आला अधिकारियों तक पहुंची तो वह हरकत में आ गए। मामला लाखों के सोने की लूट का था, इसलिए पुलिस ने फौरन इसकी जांच शुरू कर दी है। दोनों हेड कांस्टेबल से पुलिस के आला अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं ताकि यह साजिश उन्होंने कैसे रची, किसके शह पर यह काम किया गया, उसकी तह तक पहुंचा जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है चीन। तवांग झड़प के 15 दिन बाद विदेश मंत्री ने कहा शांति के लिए दोनों देशों में बातचीत जारी। जी हां दोस्तों, तवांग में झड़प के 15 दिन बाद चीन अब भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। चीन के विदेश मंत्री ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि भारत और चीन ने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के जरिए बातचीत जारी रखी है। विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि दोनों देश बॉर्डर वाले इलाकों में शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तवांग में हुई झड़प पर उन्होंने कहा कि पश्चिमी सेक्टर में शांति और सुरक्षा के लिए दोनों देशों में बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय ने तवांग में झड़प के बाद बयान जारी कर बताया था कि भारत और चीन के बीच शुशुल बोल्डो बॉर्डर पर 20 दिसंबर को कॉर्प कमांडर लेवल की 17वीं बैठक हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने बॉर्डर पर शांति कायम करने के लिए सहमति जताई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने बांग्लादेश को चौथी बार क्लीन स्वीप किया। श्रेयस अय्यर और आर अश्विन ने 8वें विकेट के लिए 71 रन जोड़े। भारत के लिए 90 साल बाद ऐसा कमाल हुआ। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश पर संघर्षपूर्ण जीत दर्ज की। उसने मेजबानों को 3 विकेट से हराया। इस जीत से भारत ने 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। दोस्तों, उसने चौथी बार बांग्लादेश को उसके घर में क्लीन स्वीप किया है। भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में भी दूसरे स्थान पर है। उसके 58.93 अंक
गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के 76.92% अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। दोस्तों चौथे दिन रविवार के पहले सेशन में भारतीय टीम ने श्रेयस अय्यर और आर अश्विन की अर्धशतकीय पारी के सहारे जीत के लिए जरूरी रन 7 विकेट पर बना डाले। दोनों ने 8वें विकेट के लिए नाबाद 71 रन जोड़े। 90 साल बाद भारत की ओर से टेस्ट की चौथी पारी में 8वें विकेट के लिए 70 प्लस की पार्टनरशिप हुई। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने नाबाद 29 और अश्विन ने 42 रन बनाए। उनसे पहले तीसरे दिन नाबाद लौटे अक्षर पटेल 34 रन बनाकर आउट हुए, जबकि नाइट वॉचमैन जयदेव उनादकट 13 रन बनाकर आउट हुए। इन दोनों के अलावा ऋषभ पंत ने 9 रन जोड़े। दोस्तों बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेट लिए। कप्तान शाकिब अल हसन को 2 सफलताएं मिली।